अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ऑफ स्क्रीन जा रही हूँ, आप टॉपिक पे कंसंट्रेट कीजिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद भी कई ट्राइबल और पीजेंट्स रिवोल्ट हुए। The British had conquered India to promote their own interests and they ruled over her primarily with that object in view. तो प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स के जो ऑप्रेसिव पॉलिसीज थे उनसे कैसे इंडियंस अफेक्टेड हो रहे थे। और 19th सेंचुरी के बाद इंडिया में जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, उनमें से है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म, मॉडर्न एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम एस्टेब्लिश किए, जिससे लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, फिर रेसिज्म ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना, और इन सब के साथ साथ जो कंटेम्पररी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे, जैसे कि द अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1776, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑफ ग्रीस, इटली एंड आयरलैंड इन यूरोप, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, और इंडिपेंडेंस of Spanish and Portuguese colonies in South America considerably inspired Indians। मतलब कि अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये एक इन सब मूवमेंट से इंडियंस को एक करेज मिला और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन भी। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस किया तो उसका जो एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ा भारत में वो था द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट्स लाइक नेशनलिज्म, नेशनलिटी, पॉलिटिकल राइट्स एक्सेट्रा, जिससे कि भारत में डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुए। और इसी तरह हुआ बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली नेशनलिज्म इन इंडिया अरोज टू मीट द चैलेंज ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। मतलब कि द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए फॉरेन रूल हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट अमॉन्ग द पीपल। तो ये तो था मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हम आगे देखते हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके बाद का जो इवेंट्स हुआ इंडिया में वो कैसे हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन जून 1914, जिसमें कि डिफरेंट पावर्स वेर फाइटिंग टू सेफगार्ड देयर एग्जिस्टिंग कॉलोनीज। द वार वाज बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स, और सेंट्रल पावर्स के मेंबर्स थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जापान, ओटोमन एम्पायर जो प्रेजेंट तुर्की है, और एलाइड पावर्स वेर रसिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड लेटर जॉइंड बाय यूएसए। और इस वार का जो कैजुअलिटीज एंड लॉसेस था उसमें मिलियंस ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स एज वेल एज सिविलियंस डाइड। इस वार में इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि इंडिया का पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट था। उस वक्त भारत में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, मतलब कि अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्रेट ब्रिटेन एलाइड पावर के मेंबर थे। अ वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर लोन्स लिए गए और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। थ्रू द वार years, प्राइसेस increased। मतलब कि 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। और इस वार के बाद भी भारत में हालात और भी खराब हो गई, जब 1918 से 1919 और फिर 1920 और 21 के बीच देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड। इन सब के साथ ही 1921 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, मतलब कि फ्लू की महामारी फैल गई। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic। मतलब कि 120 से लेकर 130 लाख लोग
इस फेमिन्स और महामारी के कारण मर गए। आगे हम देखेंगे 1920s के बाद जो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स हुआ। फिर हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने की प्रयास करते हैं। फिर हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट, और हम देखेंगे कि हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल।